सभी मित्रों को नमस्ते, राजीव का प्रणाम और टीम महाबोधि की ओर से आइए। मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता। आइए आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री। ठीक है, आपको पता है कि इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यूपीएससी, बीपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन का दिल है वो इतिहास है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास, हिस्ट्री क्या है, क्यों है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। और साथ ही आज हम लोग इतिहास को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ेंगे, है ना। इस तरह का अप्रोच डेवलप करेंगे हम लोग, या आप भी डेवलप कीजिए। पढ़ाई में इस तरह का एक अप्रोच रखिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, पीटी, मेंस इंटरव्यू को अलग नहीं देखिए, बिल्कुल एक समग्रता से देखिए और एक होलिस्टिक अप्रोच का विकास कीजिए, है ना, ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से आप समझ सकें, है ना। व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को आप समझेंगे तो समझने में बड़ी आसानी होगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। बार बार पढ़ेंगे, रटेंगे, फिर भूलते जाएंगे, है ना। तो जो मैं पिछले सीरीज में मैं बताया था, पढ़ाई का जो उत्तम तरीका क्या है, बेस्ट वे क्या है, बेस्ट मीडियम क्या, पढ़ने और पढ़ाने क्या है। टीचिंग एक कला है, आपको मैं बताया था, विज्ञान भी है और कला भी है। तो कैसे इस डेवलप करना है मैं आपको बताया था। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि उसी कला व विज्ञान के माध्यम से, उसी टेक्निक के माध्यम से, रणनीति के माध्यम से, है ना, आप इसकी पढ़ाई करें। तो आज हम लोग आएंगे, देखेंगे इतिहास विषय के बारे में, जानेंगे क्या इतिहास है या क्या, क्यों, कैसे है, सिविल सर्विसेज में इसकी क्या महत्ता है, और साथ ही साथ साक्षात्कार में, मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में यह क्यों महत्वपूर्ण है, इतनी इसकी डिमांड क्यों। आइए हम लोग जय मां शारदे, है ना, अपने गुरुदेव को याद कर, अप दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। इस दुनिया में कोई किसी को समझा बता नहीं सकता, बस हम तो केवल एक मार्गदर्शक हैं जो आपकी सहायता में, आपकी सफलता के लिए बस महाजना ये ना गत वही काम कर रहे हैं। अप दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है। खूब मेहनत कीजिए, सक्सेस होना है तो, है ना। आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास क्या है। डेफिनेशन सोचिए तो, परिभाषा क्या होगा। आइए मैं बताता हूं इतिहास क्या है। कि बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का, सभी घटनाएं नहीं, अब से लेके, जैसे आज हम लोग जिस समय 2020 में, अगस्त 2020 है, तो अब से लेकर पूर्व तक, जब से सभ्यता का विकास हुआ, या उससे भी पूर्व तक, जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, उस समय से लेकर, है ना, यानी पाषाण काल से लेके अब तक, यानी क्या समझे, इतिहास वह विधा है, अध्ययन की वह कला व विज्ञान है, अध्ययन की वह रणनीति है जिसके अंतर्गत पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर से, इतिहास शिक्षण की वह विधा है जिसके अंतर्गत पूर्व की बीती गई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, वैश्विक, अन्य विभिन्न बृहद परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। यही इतिहास है। ठीक है, पूर्व में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। और जो अध्ययन होता है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैश्विक इत्यादि परिप्रेक्ष्यों में होता है। यही इतिहास है। ठीक है, अब इतिहास को हम लोग काल विभाजन करते हैं, यानी इसको डिवीजन करते हैं। तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जाता है। क्या क्या है? तो पहला जो इतिहास को बांटा जाता है, वह जो काल है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, समझ में आ गया ना, है ना। यानी वह काल जो पत्थरों, पाषाणों पर आधारित था, जो मनुष्य की दिनचर्या थी, मैं बताऊंगा। तो पहला काल हुआ प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, केव पेंटिंग है, केव आर्ट है। एक प्रथम प्रागैतिहासिक काल हुआ। दूसरा हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि प्रागैतिहासिक काल को केवल पत्थरों के उपकरणों से, टूल्स से, मानव कंकालों से जाना जाता है। लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं है। ठीक ना, मैन्यूस्क्रिप्ट या किसी तरह का कोई लिखित विवरण नहीं है। केव पेंटिंग, केव आर्ट है, जैसे भीमबेटका में है। तो केव आर्ट से तो उनके कलात्मकता या उनकी संस्कृति की जानकारी ली जाती है। ठीक है, लिखित नहीं है। तो जब से ये आद्य ऐतिहासिक काल हुआ कि जब से लिखित, रिटन आ गया, है ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ध्यान रखिए, आद्य ऐतिहासिक काल जो प्रोटो हिस्ट्री हुआ, ये प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री हुआ।
इस काल की लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा की लिपि है ना, हड़प्पा की जो वस्त्रोत्फेदन लिपि है वह लिपि इस काल की है, प्रोटो हिस्ट्री है। तो प्रोटो हिस्ट्री का जो समय काल होता है वो 3000 बीसी से 600 बीसी का है। इसको प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा की सभ्यता लगभग 2600 ईस्वी पूर्व, डेट सब एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तांबा टीन मिलाकर कांसा बनता है। और उसके बाद जो दूसरी आदि ऐतिहासिक काल वो वैदिक संस्कृति है, 1500 बीसी से 600 बीसी। हालांकि यहाँ वेद है, इसकी जानकारी के लिए वेद एक जरिया, एक माध्यम है। तो लिखित साक्ष्य हो गया, रिटन हुआ, उसको पढ़ा भी गया। लेकिन लिखित साक्ष्य के अलावे, रिटन एविडेंस के अलावे आपको पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं एवं विदेशी जो वृत्तांत है, ये इसकी यहाँ कमी मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम लोग आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा जो काल हुआ ऐतिहासिक काल हुआ, मुख्य रूप से सिलेबस में हमको इसी ऐतिहासिक काल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। और इसी ऐतिहासिक काल की शुरुआत मुख्य रूप से 600 बीसी से होती है, 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक होती है, ठीक है। 600 बीसी से टू बी कंटिन्यूड। समझ में आया इस चीज को, ये समझिए बार बार फिर। लेकिन हम लोग इतिहास में अपने सिलेबस में हम लोग वैदिक काल से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1500 से 1000 बीसी ऋग वैदिक काल और 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। चूंकि इस काल में जो साहित्यिक केवल जानकारी उपलब्ध हमें है ना, पुरातात्विक भी जानकारी मिली है कहीं कहीं से, लेकिन उसका कोई एविडेंस बेस्ड या कोई अनुसंधान के क्रम में उसकी वैज्ञानिकता व उसका कार्बन आइसोटोप डेटिंग के माध्यम से तिथि की जो जानकारी है अब निश्चित नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए वैदिक काल जो ऋग वैदिक काल हुआ 1000 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जो हुआ वो 1000 बीसी से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व, इसका केवल साहित्यिक छात्र है, साहित्यिक साक्ष्य वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ठीक है। और धीरे धीरे छठी सदी में महाजनपद का उदय होता है, आगे चल के फिर ये इतिहास का विकास होता है। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो छठी सदी ईस्वी पूर्व से करेंगे वर्तमान तक, जो टू बी कंटिन्यूड है। क्योंकि छठी सदी ईस्वी पूर्व से हमको पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी वृत्तांत तीनों मिलने लगा। और इतिहास के लिए ये तीनों मस्ट है। क्या मस्ट है? पुरातात्विक स्रोत होना चाहिए। पुरातात्विक मतलब जो जमीन से वो निकला है ना, उनकी जो संस्कृति रही होगी, उनके अभिलेख, सिक्के, मृतभान, भवन या जो भी वो प्रयोग करते होंगे, उनके दैनिक जनजीवन, सामान्य जीवन, जनजीवन से आधारित जो उपकरण हैं या उपस्कर हैं या जो रिसोर्सेज हैं, वो सब मिलता है, वो सब खोज के क्रम में, तो उसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य हुआ जो उनके द्वारा ग्रंथ, वेद हुआ, वेदांग हुआ, उपनिषद हुआ, रामायण महाभारत, ये सब पुरातात्विक, ये सब साहित्यिक साक्ष्य हुआ, ठीक है। और तीसरा जो विदेशी यात्री प्लूटो, मेगास्थनीज, इंडिका है, तो ये विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। तो ये तीनों जब पुष्ट होता है और एक दूसरे से संपुष्ट करता है, तब इसको ऐतिहासिक काल माना जाता है। और वह भारत में इसकी शुरुआत हुई है 600 बीसी से, महाजनपद काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। जो वैदिक काल है, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, उसको हम लोग आदि इतिहास में ही रखेंगे। लेकिन समझने के लिए चूंकि सिलेबस कैसे है, इसलिए हम लोग यहाँ से मैं 1500 1000 बीसी लिख दिया हूँ, लेकिन इसको आप नहीं मानेंगे। ऐतिहासिक काल की शुरुआत पूछा जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से बोलेंगे 600 बीसी यानी महाजनपद काल से, ठीक है। चूंकि यहाँ पर पूछा जाएगा क्यों, तो पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी तीनों वृत्तांत मिला है, तीनों साक्ष्य यहाँ मिलने शुरू हो गए। हालांकि विदेशियों का जो विवरण है वो हुआ था ना, प्रथम आक्रमण हुआ था विदेशियों के द्वारा, फिर मौर्य काल में, फिर उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व के आसपास। सिकंदर के साथ प्लूटो, न्यूयॉर्कस और कई सारे यात्री आए थे, लेखक भी आए थे, भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। फिर तो मौर्य साम्राज्य में दरबार में आए ही थे, डायमेकस थे, डायोनिसिस थे, मेगास्थनीज थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक होती है, ठीक है। ये हुआ ऐतिहासिक काल, दूसरा हुआ आदि ऐतिहासिक और पहला हुआ प्रागैतिहासिक। अब आइए, अब प्रागैतिहासिक का जो प्री हिस्ट्री है, इसमें केवल हमको पाषाण यानी पत्थर के उपकरण मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य के लिए। इसका जो साक्ष्य है केवल हमको ये पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य बिल्कुल हम लोग को नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक है। और विदेशी जो वृत्तांत है ये भी नहीं है। आप समझिए ना, मानव तो यहाँ विकसित हो रहा था ना, मानव का विकास आप ओरिजिन पढ़े होंगे, विभिन्न काल हुआ है। और यह काल मानवीय विकास का सीनोजोइक, अभी जो हम लोग का काल है ये है सीनोजोइक का, सीनोजोइक के फोर्थ फेज, जिसको क्वार्टेनरी पीरियड बोला जाता है। मानवीय विकास का काल सीनोजोइक, फोर्थ फेज क्वार्टेनरी है।
और इसी में मानव का विकास हुआ। मानव जंगलों से जो पहले बर्बर हो रहे होंगे, जैसे पाषाण काल के बारे में जो हम मानव को पढ़े हैं, तो ये बर्बर हैं थे, असभ्य थे, या जिस तरह से जंगली जानवरों को देखते हैं, तो मानव उत्पत्ति की जब डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, या फिर हम लोग आपको पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मानव का जो विकास हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि पहला बार जो मानव के रूप में अभी जो हम लोग वर्तमान मानव जिस रूप में है, तो एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद मुख्य रूप से होमोसोपियंस, हमारी प्रजाति होमोसोपियंस है, जिसको हमें ज्ञानी मानव कहते हैं। होमोसोपियंस को ज्ञानी मानव कहा जाता है, जो अब से लेके 30-40 हजार वर्ष पूर्व में इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये मानव विकास की उत्पत्ति हुई। प्रागैतिहासिक काल प्लीस्टोसीन हिमयुग कहा जाता है। फोर्थ फेज में आपको पता है बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटेयर, और ये धरती एक पूरा एक विस्फोट होना, 4.5 अरब हमारी धरती पुरानी है, लंबे समय तक अग्नि, फिर बारिश, फिर उसके बाद में बर्फ, फिर धीरे धीरे समुद्र में जीव जंतु की उत्पत्ति होती है, फिर मानव की धीरे धीरे उत्पत्ति होगी। तो यही है। अब इस प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री जो प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल ये शुरू होता है, पहला है पैलियोलिथिक ईरा, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व, क्योंकि 20 लाख से भारत में नर्मदा नदी घाटी में दक्षिण में कुछ मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए हम लोग 20 लाख वर्ष पूर्व से इसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में आज भी यदि 20 लाख वर्ष पूर्व से पहले कहीं मिल जाए तो हम लोग उस समय से शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग मानवीय कंकाल के आधार पर 20 लाख वर्ष पूर्व से इसकी शुरुआत करते हैं, पूरा पाषाण काल की शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण हुआ, ये प्रारंभ से लेके यानी 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 80,000 तक आया, ठीक है। 20 लाख वर्ष पूर्व से 80,000। मध्य पाषाण जो है ये 80,000 वर्ष से शुरू हुआ, ठीक है, और ये 35,000 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण जो है यह चलेगा 35,000 वर्ष पूर्व से, ठीक है। 35,000 वर्ष पूर्व से शुरू हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण। मध्य पाषाण 80,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ। निम्न पूरा पाषाण 20 लाख वर्ष से शुरू हुआ, ठीक है। ये हुआ पाषाण काल। पाषाण काल की विशेषता क्या रही थी कि पत्थर ही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। जो मनुष्य थे, जो हमारे पूर्वज थे, घुमंतु थे, शिकारी थे, यायावरी थे, खाद्य संग्राहक थे, भोजन की खोज में इधर उधर चलते रहते थे, यायावर थे। इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी जीवन यापन गतिविधि थी, ये सब शिकारी, घुमंतु या यायावर प्रकार की थी। आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना की दुनिया में जाइए, उस समय कैसे मनुष्य रहे होंगे। कुछ बॉलीवुड, हॉलीवुड की पिक्चर्स भी आप देखिए, उन सब पिक्चर्स को कैसे मानव का जब विकास हुआ होगा, कैसे कोई घर नहीं था, कोई कृषि नहीं थी, कोई पशुपालन नहीं होता था, और कैसे मनुष्य है ना धीरे धीरे अपने आप को जंगलों से, जो पेड़ों पर रहता था या पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, कैसे धीरे धीरे उसका प्रवसन हुआ, उसका विकास होते जाएगा धीरे धीरे। पहले पाषाण के मोटे मोटे पत्थर रहेंगे, है ना, और उसके बाद कैसे पत्थरों का प्रकार है ना वो परिवर्तन होगा। तो मुख्य रूप से यायावरी थे, खानाबदोशी थे, घुमंतु थे, खाद्य संग्राहक थे। फिल्में देखिए, यूट्यूब पर भी जाइए देखिए, इससे इमेजिनेशन करके पढ़िए तो मजा आएगा, ठीक है। यही आग का आविष्कार हुआ, पत्थर वत्थर टकराता होगा, या देखते होंगे दो पेड़ों में आपस में टकराहट होती होगी तो आग से समझ गए होंगे, परिचित हुए होंगे, और शायद ये अपने भोजन को पकाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आग का उपयोग करते होंगे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की, अफीर पेट्कम में से, ठीक है। मुख्य रूप से क्रूड पत्थर का ही इनका उपकरण होता था, मोटे प्रकार के उपकरण होते थे, उसी से ही अपना दिनचर्या और जीवन यापन करते थे, ठीक है। सोहन नदी घाटी, बेलन, नर्मदा, भीमबेटका, इन सब जगह से इसका साक्ष्य मिला है। और ये भारत का मानचित्र है, ये चाइना, नेपाल, सिक्किम में, मैं बस ऐसे ही समझने के लिए बता दिया हूँ। इतिहास जब भी पढ़ेंगे तो आप नक्शा मानचित्र से पढ़ेंगे, ठीक है। एटलस निकालिए, एटलस में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ है, पूरा है, इंडियन हिस्ट्री कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो एटलस के साथ करें, ठीक है। आप समझेंगे कि भीमबेटका कहाँ है, सोहन घाटी कहाँ है, चौंतारा कहाँ है, महादहा कहाँ है, झुक्कर झाकर संस्कृति का कहाँ विकास हुआ, जोड़वे कहाँ है, कैथल कहाँ है, कांस्ययुगीन संस्कृति का कौन सा क्षेत्र है, ताम पाषाण युगीन का कौन सा क्षेत्र है, आप पढ़ेंगे तब देखेंगे ना। फिर देखिए ऐसे भी कीजिए, मैप्स को इस तरह से देखिए। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं भी जब पढ़ता था, उसी समय का मेरा ही मैप है। इस तरह सभी मैप को एक जगह इकट्ठा किया और देखिए डावरकोट है, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, सोतकाकोट, चान्हूदरो, ये सारा दिया हुआ है ना। ये 6ठी सदी ईसा पूर्व का है ना। सतलज नदी कौन कौन, चेदी, सुरसेन, ये सब देख रहे हैं ना। आप भी इसको बनाइए, है ना, इस तरह से
ये सारा करके मैप इकट्ठा कीजिए। इतिहास तो मैप से ही पढ़ा जाता है, ठीक ना। चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप फिर मजा आएगा, पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक ना। वैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो रटते जाएंगे और एक तरफ से साफ होते जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ों को इस तरह से सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। समझ में आए? देखिए सब मैप है, ठीक है। सिलेबस तो रखना ही साथ में। आपको एनसीईआरटी की किताब है तो रामबाण है, इसके लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है ना। पढ़िए एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। जो इंटरव्यू देने वाले हमारे साथी हैं, मैं उनको बोला भी था कि इस तरह से इंटरव्यू वाला कलेक्शन, ये कई सारे प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं, क्या क्या इनसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जो साक्षात्कार दे रहे हैं ना, तो ऐसे लगभग 50 प्रश्नों 50 जो इंटरव्यू दिए हैं स्टूडेंट्स, IAS PCS UPSC UP PCS का कलेक्शन देख लीजिए और पढ़िए, पढ़ के एक विकसित कीजिए, है ना। इससे बोध होगा आपको कि साक्षात्कार में क्या पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या आप उसका जवाब देखिए। इस तरह से कलेक्शन कीजिए, ठीक ना। आप भी कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से इस पैरल करवा लीजिए। और मैं बोला भी था कि साक्षात्कार नई वाली किताब आ गई है, ठीक है। यह आप PT भी दे रहे हैं, चाहे मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सब में काम की चीज़ है, ठीक है। तैयारी पहले इंटरव्यू मेंस PT की होती है। तो ये किताब ले लीजिए, ठीक है। हम ही लोग की किताब है, प्रश्नावली वाली भी किताब आ रही है, इसका भी नई वर्जन आ जाएगा जल्दी में, और इसको अब हमेशा अपडेट हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, सिलेबस तो पढ़ना ही है, पता ही है सिलेबस के बारे में, ठीक है। देख लीजिए, गुरुदेव का आशीर्वाद तो चाहिए ही, बिना इनके आशीर्वाद का तो कुछ होना नहीं है। इस तरह की किताब पढ़िएगा, अच्छी किताब है लूसेंट। किताब पढ़ने का तरीका होता है इस तरह से पढ़िए, है ना, एकदम टिक कर करके, ब्लू पेन ब्लैक पेन, आइए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बता रहा था आपको, ये हो गया पाषाण काल के बारे में। अब नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल देखिए। मध्य पाषाण काल जो हुआ ये 12,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ, ठीक है। और इसमें इसकी हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, वही हस्त कुठार, विदर्णी, खंडक, CN कार्लाइल इसको खोजे थे। माइक्रोलिथ छोटे प्रकार के उपकरण है, यहाँ बड़े बड़े भारी प्रकार के उपकरण थे। यहाँ पर पत्थर के बड़े बड़े भारी प्रकार के उपकरण थे। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, लोगों को समझ हुआ, तो जो पत्थर के मोटे प्रकार के औजार थे वो पतले होने लगे, महीन होने लगे, नुकीला बनाया जाने लगा। ये हैंडेक्स, क्लेवर, विदर्णी है, CN कार्लाइल महोदय मध्य पाषाण में खोजे थे। माइक्रोलिथ प्रकार के औजार हैं। आदमगढ़, बागौर, सराय नहाराय, महादहा, इन सब से इसकी जानकारी मिले। विशेष अब इस पर आएंगे तो डिटेल्स में भी बताएंगे प्रीलिम्स मेंस के लिए। अभी मोटा मोटी अप्रोच समझिए कि कैसे कैसे इतिहास का विकास हो रहा है, ठीक है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ है और चला है 2,000 वर्ष पूर्व तक चला है ये। और इसके बाद, इसके पहले मैं बताया था आपको पैलियोलिथिक इरा, जो 20,000 वर्ष पूर्व से शुरू होकर ये 12,000 वर्ष तक ये चला। निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण, ठीक है। लगभग ये दोनों एक ही जैसा, एक ही प्रकार का रहा। इसमें क्या हुआ कि आग का अब जो है सो प्रयोग ये लोग खाना पकाने में और बहुत तरह से करने लगे। आग का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे जो फलक थे, पत्थर के जो प्रस्तर थे, उपकरण थे, उसमें परिवर्तन आने लगे, नुकीले प्रकार के होने लगे, ठीक ना। और ज़्यादा उसमें धार आया, पैनापन आया, ये आया। अब देखिए इसका तीसरा जो फेज है नव पाषाण काल, यह 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू होता है, ठीक है। NCERT की है, कहीं कहीं 10,000, 9,000, 7,000, विश्व स्तर पर इसको देखा जाता है 10,000 ईसा पूर्व से। और भारत में विशेषकर 6,000 BC, 6,000 BC से मेहरगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, ये सब, ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, मेहरगढ़, बलूचिस्तान वाले, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। इंडस का भी क्षेत्र यही रहा है, क्योंकि इसलिए शुरुआत हो यहाँ से कि नदी घाटी है। तो सभ्यता का जब भी विकास हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो नदी घाटी के किनारे हुआ। आज भी विश्व में जितनी सारी जो सघन और घनी आबादी है, सब नदियों के किनारे है ना। चाहे गंगा हो, ह्वांगहो हो, ये चीन की सभ्यता विकसित हुई थी, दजला फुरात में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, है ना। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई है नदी घाटी के किनारे। तो यहीं से हमारा इसकी शुरुआत हुई, इसी भाग से। हालांकि पाषाण काल तो कई जगह मिला है, महापाषाण काल असम में भी मिला है, यहाँ भी मिला, यहाँ नव पाषाण बुर्जोम और गुफकराल मिला है यहाँ, ठीक है ना। तो ये आइए नव पाषाण काल, अब मैं बात कर रहा हूँ नव पाषाण का 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ। इसको ताम्र पाषाण काल, चूंकि तांबे की खोज हो गई 6,000 वर्ष पूर्व में, ठीक ना। SC मैस्यूर नव पाषाण काल के बाद जानकारी दिया। इसको क्रांति बोला जाता है, रिवॉल्यूशन, ठीक ना। रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इसलिए क्रांति बोला जाता है नव पाषाण काल को, कि कृषि का विकास हुआ, अस्थायी बसावट हो गया, एक जगह रहने लगे, कृषि का विकास हुआ, पशुपालन हो गया, कुत्ता जैसे जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, है ना। दुधारू पशु भी पाला जाने लगा। पहिया का खोज हुआ, कुम्हार का जो पहिया चाक, तो पहिया से क्या हुआ कि एक तरह से गति का विकास हुआ। चाक से बड़े बड़े मृदभांड बनाए जाने लगे,
बर्तन बनाए जाने लगे और चाक से गति को बल दिया। गति का मतलब सेंस हुआ कि रथ ये चक्का वाला बैलगाड़ी बनने लगा, जानवरों से खींचा जाता था, तो ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ा तो यातायात बढ़ा और इन लोगों का प्रवसन बढ़ने लगा। और देखिएगा जैसे जैसे हम लोग पूर्व पाषाण नव पाषाण काल से जैसे जैसे इंडस का डेवलपमेंट होगा, आंतरिक भाग में ये आते जाएगा। वैदिक काल में तो आप देखे ही हैं कि पूरा का पूरा पट्टी छा जाएगा। फिर धीरे धीरे छठी सदी में जो 16 महाजनपद हैं, तो महाजनपद फिर अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होंगे फिर, ठीक है। अब फिर उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का तो ये पाटलिपुत्र यहाँ पटना से केंद्र हो जाएगा, समझ गए आया, ठीक है। ये देखिए कृषि बसावट पशुपालन पहिया चाक मृदभान पालतू पशु कुल्हाड़ी तांबा का अतिरिक्त कम से मिला है। अन्न उत्पादन होने लगा, मेहरगढ़ में गेहूँ जौ का साक्ष्य मिला है। उसके बाद में फिर हड्डी के उपकरण भी हैं, कोल्ढीवा चावल मिला है। इसी समय की संस्कृति है, इसी समय की संस्कृति है। इनाम गांव, ये कोल्ढीवा चावल, चौपानी मांडो, महांगारा, बुढ़झोंग, गुफकराल, जम्मू कश्मीर जोड़वे संस्कृति है। बिहार में भी चिराम चेचर से मिला है ये सब चीज, ठीक ना। तो आपको देखना होगा, बाकी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, बस मैं ऐसे ही आज फॉर्मल में डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अब आइए ऐतिहासिक काल में, ठीक है। ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा जाता है, प्राचीन काल एंशिएंट, मध्यकाल मेडाइवल और आधुनिक काल मॉडर्न, ठीक है। प्राचीन काल की शुरुआत हम लोग 1500 BC से, मैं चूंकि इसलिए कर दिया हूँ कि हम लोग यहाँ से वैदिक काल को लेंगे, लेकिन वैदिक काल को नहीं मान के चलेंगे। अब इसको आप इसकी जगह पर आप 600 मानिए, ठीक है। 600 BC से इसकी शुरुआत करेंगे, 600 BC से 750 BC। चूंकि मैं बताया आधे ऐतिहासिक का जो प्रोटो हिस्ट्री है 3000 BC से 600 BC तक है, ठीक है। यानी हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक संस्कृति, हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है। प्राचीन काल में हम लोग जो ऋग्वैदिक काल को रखे हैं 1500 से 1000 BC समझने के लिए, तो इसको हम लोग इसके अंतर्गत ही समझते हैं, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में। लेकिन चूंकि सिलेबस एंशिएंट इंडिया की शुरू होती है प्राचीन काल की, प्राचीन भारत की, तो उसमें से हम लोग को हड़प्पा पढ़ना है, वैदिक संस्कृति पढ़ना है, तो इसको हम लोग वही मान के चलिए। तो यहाँ इसको हम लोग नहीं समझेंगे, ऐसा इसको समझिए। अब आइए, यही ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल 1000 BC 600 BC हुआ, ठीक है। ये सिलेबस में पढ़ना होता है। प्राचीन काल में इसका अध्ययन किया जाता है सिंधु घाटी। प्राचीन काल में जब अध्ययन करते हैं एंशिएंट इंडिया में, तो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे 600 BC तक। चूंकि मुख्य रूप से इसमें हमको वेद ही मिला है, जो कि केवल साहित्यिक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी अनुसंधान की कमी है और साहित्यिक साक्ष्य विदेशी विवरण नहीं मिल पाया, ठीक है। तो 1000 BC 600 BC उत्तर वैदिक काल रहा, ठीक है। 1500 BC 1000 वैदिक काल रहा, ठीक है। इस समय सिंधु जो हड़प्पा की सभ्यता थी, इसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। पतन क्या, प्रवसन होना शुरू हुआ, शहरी सभ्यता का ये होगा, खात्मा होगा और ग्रामीण संस्कृतियां धीरे धीरे, है ना, ये विकसित होंगी और आर्यों का आगमन भी होगा बाहर से, है ना। यहाँ से मध्य एशिया से, ईरान से यहाँ आर्यंस आएंगे, ठीक ना, हमारे देश में लंबे समय तक 1800 ईसा पूर्व से लेकर लंबे समय तक 1600 1700 BC 1500 1400 लगातार प्रवसन इनका होता रहेगा। क्योंकि भारत की एक समृद्ध जमीन रही है, उर्वर मिट्टी है, उपजाऊ है, तो हमेशा से विदेशियों का आकर्षण का केंद्र रहा है, ठीक है ना। इसलिए भारत पर इतने सारे आक्रमण हुए हैं। आज भी हमारे जो विदेशी हैं वो चाहते हैं कि भाई भारत पर किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष LPG के दौर में नियंत्रण करें, ठीक ना। आज वैश्विक जो लड़ाई है या जो, तो संघर्ष तो उसी में कहीं ना कहीं है। तो ये उत्तर वैदिक काल हुआ। इसी समय लौह काल, महापाषाण समाधान, साउथ इंडिया में ये महापाषाण संस्कृति का क्षेत्र। चूंकि ना यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर व पर्वतों पठारों की बहुलता है, इसके कारण जो समाधान की जो इनकी प्रणाली थी वो बड़ा विशिष्ट प्रकार की थी, महापाषाणिक संस्कृति। इसलिए इसको बोला जाता है कि शव को जो ये किया जाता था, दफनाया जाता था, तो उस पर तरह तरह के पत्थरों से सजावट या इस तरह से कब्र बनाया जाता था पत्थरों का। तो इसी तरह पर इसको महापाषाणकालीन संस्कृति का विकास हुआ और ये लंबे समय तक इधर नवपाषाण काल ही चलते रहा साउथ में। इधर तो हम देखते हैं कि 2600 ईसा पूर्व यानी 2200 से 2000 ईसा पूर्व जो है सो सिंधु सभ्यता का विकसित विकास का काल है, जबकि यहाँ 1000 BC तक नवपाषाण काल ही चलते रहा। बाद में संगम युग, छोड़ चेल पांड, फिर आगे चल के दक्षिण के सम्राट चोल साम्राज्य का विकास होगा, ठीक है। तो प्राचीन काल पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये महाजनपद काल देखेंगे हम लोग, यहीं से इतिहास शुरू हो जाता है, पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी सब। तो 600 BC से लगभग 400 BC तक मान के चलिए ये महाजनपद काल। 16 महाजनपद मुख्य रूप से होंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा, बिंबिसार अजातशत्रु नेतृत्व में कैसे पाटलिपुत्र का विकास होता है पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे। फिर मौर्य युग 321 कैसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक युवा क्रांतिकारी किस तरह से एक मौर्य जैसे इतने बड़े और विशाल साम्राज्य
का निर्माण जो होता है ये इतिहास में अपने आप अजूबा है ना, और बिहार के लिए और भारत के लिए गर्व की बात है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ संगम युग के बारे में चोर चिलपान दक्षिण भारत पैरेलल चलेगा, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और अशोक की धर्म की नीति पढ़ेंगे, मौर्य की नीति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक नीति, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस तरह से बाहरियों विदेशियों के द्वारा आक्रमण हुआ, कुछ भारतीय वंश थे उनके द्वारा जो शासन किया गया, ठीक है ना, कनिष्क का जैसे शासन हुआ, सातवाहन वंश का हुआ, कणव वंश हुआ, इस इत्यादि पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त से लेकर आगे चल के श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी मुख्य रूप से शुरुआत होगी 320 ईसा पूर्व में, और उसके बाद चलेगा आगे चल के चंद्रगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त, ऐसे ऐसे महान शासक होंगे। और फिर ये 550 के आसपास धीरे धीरे स्कंदगुप्त का हून आक्रमण होगा, हून, हरिण, केसरी इत्यादि। फिर गुप्त काल का भी अंत हो जाएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा। 550 लगभग 550 एडी के बाद हर्षवर्धन का काल आएगा, और भी कई सारे राजपूत काल आएंगे। तब राजपूत सामंतवाद का काल आ जाता है, ठीक है, और क्षेत्रीय राज्यों का काल आता है। और यही लगभग 750 एडी जाके, चूंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, संस्कृति सब में परिवर्तन होता है, तो व्यापक परिवर्तन जब देखा जाता है लंबे समय काल में, तब काल में परिवर्तन होता है। तो यहीं से प्राचीन काल, ये मध्यकाल में परिवर्तन होता है। और मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल 750 एडी से 1200 एडी तक पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और उसके बाद उत्तर मध्यकाल 1200 एडी से 1761 एडी को उत्तर मध्यकाल बोला जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में वही क्षेत्रीय राज्यों की विशेषता इसकी है, चोर, इसमें मुख्य रूप से पाल, प्रतिहार, राजपूत का संघर्ष है, चहमान है, चालुक्य है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। सामंतवाद का काल है, ठीक ना, ये विकेंद्रीकरण का काल है, केंद्रीकरण खत्म हो गया, विकेंद्रीकरण, हर चीज में विकेंद्रीकरण है, पढ़ेंगे इसको आगे हम लोग। उत्तर मध्यकाल में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना होती है 1200 से 26 तक, दिल्ली सल्तनत में कई सारे राजवंश आएंगे, है ना, उसमें पढ़ेंगे। फिर मुगल काल हम लोग देखेंगे कैसे बाबर के द्वारा पानीपत से, मुगल काल 1526 से लेकर चलेगा 1761 पानीपत के युद्ध के बाद भारत का भविष्य तय हो गया कि अब भारत का भविष्य ब्रिटिशों के हाथ में जाएगी। और अंतिम रूप से 1857 आते आते तो सिपाही विद्रोह में अंतिम पराजय और ब्रिटिश महारानी का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रत्यक्ष हो जाता है। तो मुगल काल हुआ। इसी बीच अन्य क्षेत्रीय राज भी हैं, राजपूत राज हैं, दक्षिणी राज हैं, मराठा, सिख हैं, और भी बहुत सारे राज हैं, क्षेत्रीय राज हैं, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब आइए अब हम लोग आधुनिक काल की बात करते हैं। ये मॉडर्न काल हुआ, इसमें 1761 से वर्तमान तक को आधुनिक काल माना। 1761 इसलिए माना जाता है कि 1761 में पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत ने तय कर दिया कि अब भारत का जो भाग विधाता होगा वो न मुगल होंगे न मराठे होंगे, अब वो ब्रिटिश होगा। चूंकि मराठे कमजोर पड़ गए थे और अब तय हो गया था कि भारत का किस्मत, यानी इंडिया की किस्मत की चाबी अब ब्रिटिशों के हाथ में जाएगी, तब इसीलिए इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन विवाद भी होता है, कई लोग 1757 बोलते हैं, 1760 या औरंगजेब की मृत्यु को भी इतिहास में विवाद है, लेकिन जो सर्वमान मत है वो 1761, ठीक है। ब्रिटिश काल मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे 1761 से 1947 तक, कंपनी का शासन होगा, फिर क्राउन का शासन होगा। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, है ना, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी ना, डेस्टिनी के साथ हमने समझौता किया है। रात के आधी रात को जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करेंगे, तो उसके बाद हम लोग जो नियति से वादा किया था वो पूरा हुआ 1947 को। लंबे समय का एक बलिदान रहा है, संघर्ष रहा, राष्ट्रवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, और इतने संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। और तब जाके फिर स्वातंत्रोत्तर काल का विकास होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा 1947 से 1990 तक को हम लोग, हालांकि अभी भी स्वातंत्रोत्तर काल ही है, लेकिन 1990 के बाद एक उत्तर आधुनिक काल का कॉन्सेप्ट आता है, पोस्ट मॉडर्न इरा, ठीक है। इसमें इसलिए आया कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आती है, ठीक ना, डिजिटल गवर्नेंस आता है, डिजिटल युग आता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, ज्ञान युग की शुरुआत होती है, नवी प्रवृत्तियां विकसित होती है, इसलिए हम लोग इसको आधुनिक काल के, उत्तर आधुनिक काल में इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हम लोग आज इतिहास के बारे में चर्चा किए हैं, क्या क्यों कैसे है, इसको पढ़िए, देखिए, चिंतन कीजिए, समझिए। और जो लोग इतिहास को विषय के रूप में लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में एक व्यापक समझ विकसित होगी आज की इस क्लास से। पुनः मैं अगले क्लास में और बताऊंगा डिटेल्स में इतिहास के विभिन्न आयाम के बारे में। शुरू करेंगे हम लोग एंशिएंट इंडिया से, और इस तरह से हम लोग अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों साथ साथ होते जाए। मेरा बस कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, ताकि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए, आप रटे नहीं, चीज़ों को समझें, ठीक है। चीज़ों को समझेंगे तो बाकी तो किताब में सारी चीज़ हैं ही,
सिर्फ नोट्स आपको बनाना है, स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी तो मैं आपको बताया हूँ ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ना है ताकि आपको सक्सेस होना है। उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। यहाँ मोटा मोटे का आपको एक कॉन्सेप्ट विकसित करना है। कमियाँ भी होती है, इतने ही बोर्ड में आपको बहुत सारा चीज़ देना होता है, समय की बाध्यता होती है, समझाना पड़ता है, तो आप समझें मेरी भावनाओं को। बाकी हम लोग जब स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक्स पर जाएंगे, प्रागैतिहासिक काल पर खुल के हम लोग हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में। फिर जब प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति, तब विशेष पढ़ेंगे, इसमें स्पेशल क्लास चलेगा और फिर डिटेल्स पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी, मेंस इंटरव्यू। फिर हम लोग प्राचीन काल में जब आएंगे तो फिर यहाँ से महाजनपद काल से शुरू करेंगे, मौर्य, मौर्योत्तर इत्यादि हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये मेरा मकसद है कि एक अप्रोच हो जाए, डेवलप हो जाए, इतिहास की समझ हो जाए। इतिहास सभी विषयों की माँ है, इतिहास बहुत रोमांचकारी विषय है। यह भूत, भविष्य व वर्तमान के बीच एक संवाद है, समझे ना, यह भविष्य का आईना है। इतिहास पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि क्या परिणाम होता है, हमारे पूर्वज क्या किए थे, उसका क्या परिणाम रहा। तो इसलिए इतिहास की महत्ता बहुत ज़्यादा है। इतिहास में तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, इंजीनियरिंग सब कुछ आ गया ना, इतिहास में कुछ छिपा ही नहीं। इसलिए तो इसको मदर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट बुलाता है, सब विषयों की माँ है इतिहास, ठीक है। रुचि, हाँ, विषय का सिलेक्शन वही करना है जिसमें आपकी रुचि हो, जबरदस्ती नहीं लेना है। तो विषय मैं बताऊंगा बाकी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का कैसे चयन करें वो, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। सफलता के लिए मैं जो बोला ही हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, पढ़िए मन लगा के, है ना। ईश्वर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं चलिए अपने गुरुवर को प्रणाम के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टीम महाबोधि व राजीव की ओर से, बहुत बहुत आप सबको नमन, वंदन, अभिनंदन।